का मेरा वीडियो है सी एलिगन पर। सी एलिगन में क्लीवेज एंड एक्सिस फॉर्मेशन। सी एलिगन्स आज हम देखते हैं सी एलिगन्स में एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। जाइगोट ऑफ सी एलिगन एक्सिबिट रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जो सी एलिगन का जाइगोट होता है वो रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एच को परफॉर्म करता है। रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है ये मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे एग में क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है। पूरे एग में क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और एक क्लीवेज होता है जिसको हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि ओनली अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट में क्लीवेज परफॉर्म होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो न्यूट्रिशनल पार्ट होता है। न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल पार्ट होता है और ये न्यूट्रिशनल पार्ट से ही सेल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है और डिवीजन करती है। तो ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि पूरे होल एग में क्लीवेज फॉर्म होता है। तो जाइगोट में क्या होता है, इसके सी ए लिगेंड के जाइगोट में क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ड्यूरिंग द ईयरली क्लीवेज each asymmetric division produce the one founder cell and one stem cell। जो इसके अंदर क्लीवेज होता है उससे टू सेल्स फॉर्म होती है। जो इसके जाइगोट में यह क्लीवेज हुआ तो यह टू सेल फॉर्म होती है। फर्स्टली जो होती है फाउंडर सेल और सेकेंड जो होती है हमारे पास वन स्टेम सेल कौन सी होती है, स्टेम सेल जो होती है P1 to P4 सेल जो होती है स्टेम सेल होती है। और ये स्टेम सेल और फाउंडर सेल हमारे पास कौन सी होती है, AB सेल, E सेल, MS सेल, C एंड D सेल। और ये सारी और पी जो स्टेम सेल होती है ये सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है, मतलब ये इंडक्टिव सेल होती है। इंडक्टिव सेल मीन्स क्या होता है कि जो इंडक्शन प्रोवाइड करती है सामने वाले अपने सेल्स को कि वो उसके फेट को अचीव करे। और ये कौन सी सेल होती है हमारे पास, कॉम्पिटेंस सेल होती है। कॉम्पिटेंस सेल मतलब क्या होता है कि ये उसके इंडक्शन किए हुए सिग्नल्स को अपने ऊपर कॉम्पिटेंस करती है, मतलब लागू करती है और वैसे ही फेट को अचीव करती है। तो ये जैसे जाइगोट होता है ड्यूरिंग द ईयरली क्लीवेज के टाइम पर टू सेल्स प्रोड्यूस होती है। फर्स्टली फाउंडर सेल जिसको डिनोट किया गया है ABE, मैं आगे बताऊंगा क्लीवेज का। AB सेल, E सेल, MS सेल, C सेल और D सेल। और इन सारे सेल्स के अलग अलग फेट्स प्रोड्यूस होते हैं दैट प्रोड्यूस द डिफरेंशियल डिसेंडेंट एंड वन स्टेम सेल। और एक स्टेम सेल फॉर्म होती है जो कि P1 से P4 तक के इसके लिनेज होते हैं। इन द फर्स्ट सेल डिवीजन द क्लीवेज फ्यूरो इज लोकेटेड asymmetrically along the anterior posterior axis is of the egg। ये जो भी क्लीवेज होता है तो ये जो भी एग को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्टली क्या है, एंटेरियर पार्ट्स, और सेकंड जो होता है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट्स, है ना। और जो एंटेरियर पार्ट्स की जो सेल होती है वो हमारे पास AB सेल, जो हमारे पास कॉम्पिटेंस सेल होती है वो हमारे पास एंटेरियर पार्ट की सेल होती है। जो पोस्टीरियर पार्ट की सेल्स होती है वो फाउंडर सेल्स होती है, फाउंडर ये स्टेम सेल होती है ना। कोड पे जैसे ही हमारे पास यह जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में सेल टू टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो फर्स्ट जो होती है फाउंडर सेल और सेकंड सेल जो होती है हमारे पास ये होती है स्टेम सेल। और ये फाउंडर सेल और जो भी हमारे पास जाइगोट डिवाइड होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्टली कौन सा, एंटेरियर पार्ट्स और ये पोस्टीरियर पार्ट्स होता है। एंटीरियर पार्ट्स में हमारे पास कौन सी सेल बनती है, फाउंडर वो सेल बोले तो कौन सी, AB सेल, E सेल, EMS सेल और C सेल, D सेल, है ना। और स्टेम सेल हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट्स में बनती है और ये कौन सी होती है, P1 P2 P3 P4
P1 से P4 सेल का फॉर्मेशन होता है ना, P1 से P4 सेल का। और ये जो स्टेम सेल्स होती है हमारे पास, कौन सी सेल्स होती है, इंडक्टिव सेल। तो हम कौन से क्या बोलेंगे, इंडक्टिव, इंडक्टिव सेल। और ये जो फाउंडर सेल होती है ये क्या, ये कौन सी होगी, ये होगी कॉम्पिटेंस सेल, कॉम्पिटेंस सेल। कॉम्पिटेंस सेल्स का मीन्स, इंडक्टिव सेल्स का मीन्स मैंने अभी आपको बताया, जो कि सिग्नल्स को देगी और ये एबी सेल को कॉम्पिटेंस बनाएंगी कि वो उसके फेट को अचीव करने के लिए, कि वो कौन सा फेट अचीव करेगी। अगर P1 सेल नहीं होगी तो एबी सेल उसका जो ओरिजिनल फेट्स है उसको अचीव नहीं कर पाएगी, और ये डिफरेंट फेट्स प्रोड्यूस करके म्यूटेशन कॉज कर देगी, जिससे वल्वा फॉर्म तो होगा पर वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा। ये मैंने बताया एंटेरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड होती है। इफ द फॉर्म एन एंटेरियर फाउंडर सेल, एबी सेल एंड पोस्टीरियर स्टेम सेल। मैंने अभी बताया आपको कि जो एंटेरियर पार्ट्स होता है हमारे पास वो फाउंडर एबी सेल बनाती है और पोस्टीरियर पार्ट्स वो होती है P1 सेल बनाती है। ड्यूरिंग द सेकेंड डिवीजन द फाउंडर एबी डिवाइड इक्वेटोरियली। और सेकेंड डिवीजन के बाद में जो फाउंडर सेल हमारे पास होती है ये डिवाइड होती है, इक्वेटोरियल डिवाइड होती है, और 90 डिग्री ऑफ द एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और ये वापस से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्म करती है 90 डिग्री करके। विल द P1 सेल मेरिडोनली। इसमें मैंने अभी आपको ये चीज़ बताया कि यह एबी सेल जो होती है ये एबी सेल सेकेंड डिवीज़न करती है, एबी और ये पी सेल। अब हमारे पास इसका सेकेंड डिवीज़न होगा, सेकेंड डिवीज़न। तो सेकेंड डिवीज़न एबी सेल कौन सा डिवीज़न करती है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। और पी सेल कौन सा डिवीजन करती है हमारे पास, मेरिडोनल। अब मेरिडोनल इक्वेटोरियल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा ये एक जो होता है मेरिडोनली मतलब क्या होता है कि इसको वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब वर्टिकली टू सेल्स के अंदर डिवाइड करना। और इक्वेटोरियल मीन्स क्या होता है, इसको हॉरिजॉन्टली किसी भी एक को डिवाइड करना। तो जब हमारे पास हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रही है सेल तो एबी सेल या फाउंडर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, फाउंडर सेल का फॉर्मेशन करेगी। जहाँ पर हमारे पास वर्टिकल क्लीवेज हो रहा है तो वह P1 सेल फॉर्म करेगी। हमारे पास एक है, जब ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगी तो यहाँ पर AB सेल और E सेल में डिवाइड होगी, है ना। और जब हमारे पास इस टाइप के ऐसे डिवीजन होंगे तो वहाँ पर P1 to P4 सेल का प्रोडक्शन होगा और फॉर्मेशन होगा। और इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनल, वर्टिकल को। और जहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो रहा है वहाँ पर इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, है ना। The stem cell lineage always undergo meridional division to produce the P1 and anterior founder cell P2, and the posterior cell will continue the stem cell lineage। मैंने अभी आपको बताया जो अपने अपने फेट्स को अचीव करती है। और स्टार्टिंग में जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होता है, ये वल्वा जो होता है यहाँ पर, वल्वा ये हर्माफोडाइट्स होते हैं। हाँ, हर्माफोडाइट्स का मतलब क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें कि यहाँ पर बताया है ये एनस है ना। और ये वल्वा यहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये स्पर्म जो होते हैं ये स्पर्म्स लास्ट में स्पर्मेथिका के थ्रू यहाँ पर सेल डिवीजन कॉज कराते हैं, एम्ब्रियो के अंदर जाकर सेल डिवीजन कॉज कराते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कराते हैं, यह जाइगोट बनता है। ये क्या बना है हमारे पास, जाइगोट। जाइगोट करके यहाँ पर टू सेल्स में एंटीरियर सेल और पोस्टीरियर सेल्स में डिवाइड हो गई। एंटीरियर सेल्स हमारे पास कौन सी आ गई, एबी सेल्स। ये नीचे इसको जूम करके बताया है, जिसमें कि एक एंटीरियर सेल और पोस्टीरियर सेल में डिवाइड हो गई हमारे पास एक। और जो एंटीरियर सेल्स थी ये एबी सेल्स, एबी ए सेल और एबी पी सेल में डिवाइड हो गई। मतलब ये लास्ट में मैंने अभी आपको बताया था फाउंडर सेल जो थी इक्वेटोरियल डिवाइड होती है, इक्वेटोरियल मतलब हॉरिजॉन्टली टाइप की। तो ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुए एबी सेल और पी टू सेल। और जैसे ही हमारे पास
जो पी टू सेल पोस्टीरियर सेल थी, पी टू सेल ये हमारे पास वर्टिकली डिवाइड हुई, वर्टिकली डिवाइड होने के बाद में पी टू और ईएमएस सेल का प्रोडक्शन किया इसने, है ना। तो ये ऐसा यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये हर्माफोर्डाइट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल के दोनों दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, और मेल का इस स्पर्म्स इसमें स्पर्मेथिका से आकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो फर्स्टली हमारे पास जाइगोट होता है, जाइगोट ये इंटीरियरली पार्ट से हमारे पास इंटीरियर और ये पोस्टीरियर टू सेल में डिवाइड होता है। एंटीरियर पार्ट कौन सा होता है हमारे पास, ए बी, और पोस्टीरियर P1 पार्ट्स में, है ना। और ए बी सेल लास्ट में सेकेंड डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन बोले तो सेकेंड डिवीजन हमारे पास, सेकेंड डिवीजन ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल डिवीजन करने के बाद में ए बी ए सेल और ए बी पी सेल का प्रोडक्शन करती है ना। ए बी ए सेल लास्ट में वापस डिवाइड होती है और ए बी ए एल और ए बी ए आर सेल का में डिवाइड होती है। एंड ए बी ए, ये दोनों एक दूसरे के इंडक्टिव सिग्नल्स, ये इंडक्टिव सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है और ये इसके फेट्स को अचीव करती है। ये कॉम्पिटेंस सेल होती है, कॉम्पिटेंस सेल होती है जो कि इसके फेट्स को, इसके इंडक्टिव सिग्नल्स को कॉम्पिटेंट करती है और अपने फेट को अचीव करती है। जैसे कि फेरिंग्स का फॉर्मेशन हाइपोडर्मिस न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करती है वल्वा में, और ये इसके 389 सेल्स की बना होता है। एबी सेल, एबी सेल जो होती है लास्ट में 389 सेल्स में डिवाइडेड होता है, इसमें 389 सेल में डिवाइड होता है। और जो भी हमारा P1 सेल होती है ये भी उसके फेट को अचीव करती है, MS सेल में बनाती है। फर्स्टली जो डिवाइड होती है हमारे पास ये मेरिडोनली, मेरिडोनल डिवाइड होती है। मेरिडोनल मतलब होता है वर्टिकल, है ना, वर्टिकल डिवाइडेशन। और ये जो होता है हॉरिजॉन्टली डिवाइडेशन होता है ना। वर्टिकल डिवाइड होने के बाद में EMS सेल का फॉर्मेशन करती है और P2 सेल का फॉर्मेशन करती है। और ये आगे जो भी सिग्नलिंग करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी ये जो क्लीवेज है EMS सेल और P2 सेल, EMS सेल सेकेंड डिवीजन के बाद में MS सेल बनाती है और E सेल का फॉर्मेशन करती है। तो MS सेल लास्ट में उसके फेट को अचीव करती है। इसमें भी सिग्नलिंग की प्रोसेस होती है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो MS सेल जो होती है मसल्स, फेरिंग्स और गोनाड्स का प्रोडक्शन करती है, और E सेल जो होती है इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करती है। एंड लास्ट में P2 सेल जो होती है ये डिवाइड होती है C सेल, P3 सेल, और ये भी अपने फेट्स को अचीव करते हैं, मसल्स, हाइपोडर्मिस और जर्म लाइन सेल्स को। ये जर्म लाइन सेल जो होती है Z1, Z और Z2 और Z3 सेल, और इसके अंदर भी सिग्नलिंग प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से ये डिवाइड करती है। अब इसकी सिग्नलिंग प्रोसेस क्या होती है आपको पहले डायग्राम बता देता हूँ कि डायग्राम में क्या होता है। फर्स्टली यहाँ पर गोनाड सेल होती है, गोनाड सेल, गोनाड सेल क्या करती है, गोनाड, गोनाड सेल में वल्वा प्रिकर्सर सेल, जहाँ से वल्वा बनने वाला है उस प्रिकर्सर से, वो एक प्रिकर्सर सेल की फॉर्मेशन करती है गोनाड सेल, जो कि वल्वा प्रिकर्सर सेल जो होती है उसको फॉर्मेशन करनी, उसको फॉर्म करती है, मतलब एक एंकर सेल का फॉर्मेशन करती है। प्रिकर्सर, गोनाड सेल जो होती है एंकर सेल को बनाती है, एंकर सेल और यूटेराइन प्रिकर्सर सेल, यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। अब ये एंकर सेल क्या होती है, एंकर सेल जो होती है ये पूरे लार्वा, ये मतलब ये पूरा वल्वा है ना, वल्वा का फॉर्मेशन करती है, वल्वा का फॉर्मेशन करती है। और वो कैसे करती है, आगे सिग्नलिंग कैसे करती है, मैं चीज़ आपको बताऊंगा। और जो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल होती है ये उसके फेट्स को अचीव करती है, यूटेराइंस मतलब ये इंटरनल पार्ट्स को फॉर्मेशन करती है उसके, है ना। तो गोनाड सेल क्या होती है, गोनाड सेल एक प्रकार की प्रिकर्सर सेल है जो कि एंकर सेल और यूट्रेन प्रिकर्सर सेल को फॉर्मेशन कराती है, और यही सेल जो होते हैं पूरी वॉल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो गोनाड सेल जो होती है एंकर सेल का फॉर्मेशन करती है। एंकर सेल जो होती है ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल, और ये इक्विवेलेंस ग्रुप में होती है। इक्विवेलेंस ग्रुप मतलब क्या होती है, एक दूसरे के इंडक्टिव या कॉम्पिटेंस सिग्नल्स के थ्रू ही अपने फेट को अचीव करती है। और ये कैसे सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है, जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती है, वल्वा प्रिकर्सर सेल ये अपने फेट को अचीव एंकर सेल की सिग्नलिंग के थ्रू करती है। एंकर सेल क्या करते हैं, एंकर सेल सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, और इनके पास में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं
जैसे कि ये गोनाड सेल थी, गोनाड सेल ने फॉर्मेशन करा एंकर सेल का, ये एंकर सेल का। और एंकर सेल जो होती है ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को मॉर्फोजन ग्रेडियंट, मॉर्फोजन ग्रेडियंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, या कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ये सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है। और यही कंसंट्रेशन के डिपेंड पर उनके फेट को अचीव करते हैं, कि जहां पर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा इसके सिग्नल्स का वहां पर कोई और फेट्स अचीव होगा, और जहां पर कम कंसंट्रेशन होगा वहां पर कोई डिफरेंट फेट अचीव होगा। मॉर्फोजन का एक आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर मॉर्फोजन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कि जैसे जैसे ग्रेडियंट जो भी लिगेंड्स है हमारे पास, लिगेंड का ग्रेडियंट जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में जो भी लिगेंड है, अगर यह हाई कंसंट्रेशन में है तो यहाँ पर कोई और फेट अचीव होगा। लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा टेट्राबोट लिम्ब वाला, टेट्रापोड लिम्ब, लिम्ब वाला केस जिसमें कि रेटिनोइक एसिड जो कि पोस्टीरियर पार्ट पर और ये डिस्टल पार्ट पर प्रेजेंट होता है। हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, पोस्टीरियर पार्ट्स और डिस्टल पार्ट। और डिस्टल पार्ट्स पे इसका रेटिनोइक एसिड का अमाउंट बहुत कम होते जाता है, तो यहाँ पर फिंगर्स और फिंगर्स फॉर्म होती है, और यहाँ पर जो होता है शोल्डर फॉर्म होता है लिम्ब का, लिम्ब का मेन शोल्डर्स या फिर मतलब हैंड का शोल्डर फॉर्म होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है यहाँ पर, और यहाँ पर कंसंट्रेशन एफजीएफ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, यहाँ रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ एफजीएफ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन कम होती जाती है उसका फेट डिफरेंट डिफरेंट होते जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट, कि जैसे ही यहाँ पर जिसकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होंगी वो उस टाइप का अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा और सिग्नल्स को अचीव करेगा और उसके फेट को फॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि गोनाड सेल एंकर सेल का फॉर्मेशन करती है, और एंकर सेल जो होती है लीन थ्री सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है। अब लीन थ्री सिग्नल्स जो होते हैं ये जो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल है, वल्वा प्रिकर्सर सेल हमारे 6 कौन कौन सी है, P6 है, 6 जो कि सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल है। वह सेंट्रल कैसे है, क्योंकि लीन थ्री का अमाउंट जो होता है पहले एंकर सेल जो होती है, एंकर सेल ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के पास होती है, और इसके पास जो होती है P6 पी सेल जो होती है बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट होती है। अब ये क्लोजेस्ट होने के कारण क्या होता है कि जो ये सिग्नल्स को भेज रही है लीन थ्री, अब ये लीन थ्री सिग्नल जो होते हैं हाई अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हाई अमाउंट में होने के कारण क्या होता है सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं ना, सेंट्रल सेल बनाती है। अब सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल, सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल, और जो इसके राइट साइड की जो सेल्स है जैसे P7P P5P ये सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करते हैं ना, सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीन थ्री का अमाउंट जो होता है सेंट्रल के अमाउंट बहुत कम होता है, और लास्ट में जहाँ पर लीन थ्री का अमाउंट बहुत होता ही नहीं है, तो वहाँ पर ये जो लास्ट की सेल होती है इसको ये टर्शरी फैट का प्रोडक्शन करती है। टर्शरी फैट मीन्स क्या होता है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मल सेल फॉर्म करती है ना, हाइपोडर्मल सेल फॉर्म करती है क्योंकि यहाँ पर लीन थ्री का अमाउंट नहीं होता है। अब सिग्नलिंग कैसे होती है, यह आपको थ्योरी के थ्रू भी बताता हूँ। फर्स्टली द फॉर्मेशन ऑफ द वल्वा सी एलिगेन represent a case in which one inductive signal generate a variety of the cell type। मैंने अभी आपको बताया था ये इंडक्टिव सिग्नल्स को फॉर्मेशन करती है, और ये इंडक्टिव सिग्नल्स ही जो होते हैं अपने जो भी सेल्स पर जा रहे हैं उस सेल्स को कॉम्पिटेंस बनाते हैं कि वो उसके फेट को अचीव करे। एंड दिस ऑर्गन फॉर्म ड्यूरिंग द लेटरल स्टेज एंड 6 सेल कॉल्ड एज द वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। जो गोनाड्स हमारे पास एंकर सेल और यूटेरिन प्रिकर्सर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, और जो एंकर सेल लास्ट में ऐसे
फेट्स को इंडक्टिव सिग्नल्स को प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि जो उसके पास की सेल्स है वो फॉर्मेशन करे, 6 सेल्स जो होती है जो वल्वा फॉर्म करे, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। एंड दिस सेल कनेक्टिंग द ओवरलैपिंग गोनाड्स टू द वल्वा प्रिकर्सर सेल इज कॉल्ड एज द एंकर सेल। मतलब जिस सेल से ये कनेक्टेड है उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंकर सेल्स। एंकर सेल सीक्रेट लिन-3 प्रोटीन। मैंने अभी आपको बताया कि जो एंकर सेल होती है ये लिन-3 प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, और दिस इज अ पैरागाइन फैक्टर। और ये क्या है, एक प्रकार का पैरागाइन फैक्टर है। और पैरागाइन फैक्टर को हम बोल सकते हैं कि एक मॉर्फोजन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करती है। मॉर्फोजन, मॉर्फोजन का मैंने अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। फैक्टर सिमिलर टू द मेमेलियन इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और जो मेमेलियन इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के सिमिलर होता है, और ये कौन सी सिग्नलिंग करता है, आरटी के सिग्नलिंग, आरटी के सिग्नलिंग है ना। इन द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉय द लीन-3 जीन इज म्यूटेटेड। अगर कभी हम इस एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, इसमें मैंने आपको ये चीज़ बार बार बताई है कि जो इंडक्शन और कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। मतलब अगर कभी इंडक्शन सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो जो सिग्नल्स को दे रही थी किसी भी कॉम्पिटेंस सेल को उसके फेट को अचीव करने के लिए, तो ये सिग्नल्स वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। और जब वो सिग्नल्स नहीं देगी, तो जो कॉम्पिटेंस सेल है, कॉम्पिटेंस सेल ये उस फेट को अचीव नहीं करेगी, है ना। तो ये यहीं पे वही बताया गया, द इंकर सेल अगर डिस्ट्रॉय कर दे हम इंकर सेल को, तो लिन-3 जीन हमारे पास म्यूटेटेड हो जाएगा, मतलब लिन-3 जीन जाएगा ही नहीं, तो वल्वा प्रिकर्सर सेल विल नॉट बी फॉर्म। वल्वा, तो जो वल्वा प्रिकर्सर सेल थी जो कि वल्वा का फॉर्मेशन कर रही थी, ये वल्वा का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, बट इंस्टेड बिकम द पार्ट ऑफ हाइपोडर्मिस। अब ये जहाँ पर लिन-3 का अमाउंट भाई मिल ही नहीं रहा था, मतलब जो हमारा टर्शरी फेट मैंने आपको बताया अभी पीछे जो डायग्राम में, टर्शरी फेट जहाँ पर लिन-3 का अमाउंट जो कि एंकर सेल सीक्रेट कर रही थी वो मिल ही नहीं रहा था। तो लिन-3 का अमाउंट नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर हाइपोडर्मल सेल फॉर्मेशन, मतलब थर्ड थर्ड टर्शरी फेट्स फॉर्मेशन हो रहा था। तो जहाँ पर अगर कभी हम एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं, तो वहाँ पर सभी सेल को लिन-3 का अमाउंट नहीं मिलेगा, तो ये हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मोर्फोजन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कि जहाँ पर फेट ओनली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता ही है, और जहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है वहाँ पर फेट्स स्टॉप नहीं होता है, वहाँ पर एक अनदर फेट्स का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पर जैसे सिग्नल्स प्रोवाइड हो गए वैसे उसका फेट का अचीवमेंट होगा, है ना। The six vulva precursor influenced by the anchor cell, the equivalence group। और ये सारी जो सेल्स होती है इक्विवेलेंस ग्रुप का फॉर्मेशन करती है। इक्विवेलेंस ग्रुप मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंस मतलब ये एक दूसरे की इक्वलिटी से के परफॉर्मेंस में काम करती है। मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को ये सिग्नल्स प्रोवाइड करती है अपने फेट को अचीव करने के लिए, है ना। तो ये एक प्रकार का इक्विवेलेंस ग्रुप के तरह काम करती है। Each member of this group is competent to become the inductive by the anchor cell। मैंने ये सारा अभी बताया आपको। Assume any 3 fates depending on the proximity to the anchor cell। और ये 3 fates को अचीव करती है, जो सेंट्रल प्राइमरी फेट जो कि सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन कर रही थी, और फिर उसके बाद में हमारे पास सेकेंडरी फेट बनाती है, और उसके बाद में टर्सरी फेट। सेकेंडरी फेट जो होती है लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल बनवा। टर्शरी फेट्स कौन सा था हमारे पास, हाइपोडर्मल सेल, जहाँ पर लिन-3 का अमाउंट बिल्कुल निग्लिजिबल था, तो वहाँ पर हाइपोडर्मिस फॉर्म हो रही थी ना। द सेल डायरेक्टली beneath the anchor cell divided to form the central vulva cell, and two cell flank the central vulva cell divide to become central vulva cell, and these three cell further away to anchor cell generate the hypodermal cell। यही जो मैंने आपको बताया, प्राइमरी सेंट्रल सेल बन, सेकेंडरी जो रहती है हमारे पास लेटरल बनती है, और जो टर्शरी होती है हमारे डर्मल सेल फॉर्म। and the this and the three central vulva precursor cell are destroy the three outer cell which normally form the hypodermis generate vulva cell instead। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे ही कि यहाँ पर जो गोनाड सेल है ये बना रही है, गोनाड सेल है ये एंकर सेल का फॉर्मेशन। अब एंकर सेल जो होती है डी का प्रोडक्शन, अब लिन-3 जाकर इसके ऊपर जो वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है
पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है 23 ऐसे कुछ रिसेप्टर है, मैं आपको अभी आगे सिग्नलिंग बताऊँ। और ये जो होता है इस लिगेंड को एक्सेप्ट करता है और इंटरनल लेट 23 लीन 30 यहाँ पर लीन 31 को एक्टिवेट कराता है। ये लीन 23 है जो कि सिग्नल्स को अचीव करता है और लेट 31 को एक्टिव कराता है। लेट 31 जो वल्वा सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करता है। अब वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्म होने के बाद में यहाँ पर जहाँ पर कम अमाउंट जाता है वहाँ पर सेकेंडरी फेट कौन सा, सेकेंडरी फेट ये होता है हमारे पास सेकेंडरी फेट लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल। और जहाँ पर लीन 3 का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है वहाँ पर क्या होता है टर्शरी फेट फॉर्मेशन होता है। टर्शरी फेट हमारे पास कौन सा होगा, हाइपोडर्मल सेल है ना, यहाँ पर हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये तीनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंस ग्रुप में काम करती है। और अगर कभी हम एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये सारी सेल जो होती है हाइपोडर्मल सेल में बन जाएंगी। अगर हम सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल और लेटरल वल्वा प्रिकर्सर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो जो राइट साइड की हमारे पास सेल सी है इसकी जगहों पर आ जाएंगी। और इसकी जगहों पर आने के कारण इनको लिन 3 का अमाउंट हाई कंसंट्रेशन में मिलेगा। अब लिन 3 का अमाउंट हाई कंसंट्रेशन में मिलने के कारण क्या होगा कि जो टर्सरी फेट को ये बना रही थी सेल, अब ये हमारे पास प्राइमरी फेट का और सेकेंडरी फेट का फॉर्मेशन करेगी, है ना। समझ में आया होगा आपको। लीन 3 प्रोटीन इज रिसीव्ड बाय लेट 23 रिसेप्टर। मैं अभी आपको बताया लेट 20 रिसेप्टर के द्वारा क्या होता है इस लीन 3 प्रोटीन को मतलब सिग्नल्स को दिया जाता है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस ऑन द वल्वा प्रिकर्सर सेल जो कि लीन 3 ये क्या है लिगेंड है। और ये जाकर किसकी ओर बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर जो कि वल्वा प्रिकर्सर सेल के ऊपर प्रेजेंट है लेट 23 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो रहा है। और ये आरटी के सिग्नलिंग को परफॉर्म कर। आरटी के सिग्नलिंग क्या होती है मैं आपको आगे बताऊँ। द टारगेट ऑफ काइनेस कैसेड लीन 31 प्रोटीन। और ये लास्ट में टारगेट किसको होता है, लीन 31 प्रोटीन को। लीन 31 प्रोटीन जो होता है ये उसको सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन करने के लिए तो फेट्स को अचीव करती है। And when this protein is phosphorylated in the nucleus and these inhibitory protein patterns, it's able to function as transcriptional cell fate। और ये लीन 31 अंदर न्यूक्लियस में इंटर होता है और न्यूक्लियस में इंटर होने के बाद ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के जीन्स को प्रमोट करता है, प्रमोटर को एक्टिवेट करता है। एंड टू मैकेनिज्म कोऑर्डिनेट टू फॉर्मेशन वल्वा दिस इंडक्टिव। और इसकी टू मैकेनिज्म्स है, आप कौन सी है ये देखते हैं। लीन 3 प्रोटीन फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने अभी आपको ये चीज कंसंट्रेशन वर्क करता है ना। हियर द वल्वा प्रिकर्सर सेल क्लोजेस्ट टू द एंकर सेल। और ये वल्वा प्रिकर्सर सेल जो होती है एंकर सेल के क्लोजेस्ट होती है P6 सेल। इसलिए ये क्या होती है हाईएस्ट कंसंट्रेशन लीन 3 का अमाउंट एक्सेप्ट करती है और जो कि सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल को फॉर्म करती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी डिस्कस की। द टू वल्वा प्रिकर्सर जैसे और दो कौन सी सेल है P5 P और P7 P सेल जो कि जहाँ पर लोअर अमाउंट में हमारे पास लीन 3 का अमाउंट मिल रहा था तो ये बिकम वल्वा प्रिकर्सर सेल सेकेंडरी या लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल कर रही थी। एंड दिस वल्वा प्रिकर्सर सेल फर्दर अवे द एंकर सेल डू नॉट रिसीव द लीन 3 हैव द इफेक्ट सो कम हाइपोडर्मिस। तब हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन कौन कर रही थी, जहाँ पर लीन 3 का अमाउंट बिल्कुल निग्लिजिबल था। In the addition to forming the central vulva cell lineage and the vulva precursor cell closest to the anchor cell also signal laterally to the adjacent cell P5 and P7 cell and the instructor not generate the central vulva lineage and this P5 and P7 cell or the lint well and protein on the cell membrane। मैंने सारी चीज़ें आपको अभी का लेक्चर में डिस्कस की। The notch signal activate
the microRNA and MIR61, which replace the gene that would specify the central vulva fats, and as the promoting cause gene that involve in the formation of lateral vulva cell. मतलब ये चीज़ क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है और ये सेकेंडरी जहाँ पर लिन3 का अमाउंट बहुत कम होता है तो यह सेकेंड या लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्म हो रही थी। तो जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल क्या करती है, एक MIRNA जिसको हम बोलते हैं MIR61, MIR61 को प्रोड्यूस करती है। अभी MIR61 क्या करता है, रिप्रेसिव इफेक्ट करता है, और रिप्रेसिव इफेक्ट करने के कारण क्या करता है, इसको लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल को सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन करने से इनिबिट करता है। अभी इनिबिट कैसे करेगा, ये क्या करता है, ये लेट 23 जो कि का रिसेप्टर है उसके जो जीन होते हैं जहाँ से ये प्रमोट होता है, उस प्रमोटर पर जाकर ये MIR60 बाइंड करता है और उसको इनिबिट कर देता है, जिससे कि क्या होता है, लेट 23 का अमाउंट बहुत कम कंसंट्रेशन में, अब कम कंसंट्रेशन में बनने के कारण क्या होता है कि जो लीन3 है, लीन3 का अमाउंट बहुत ही कम कंसंट्रेशन में उस सेल को प्रोवाइड होता है। अब कम कंसंट्रेशन में प्रोवाइड हमारे पास सेल का अमाउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि लेट 23 हमारे पास बहुत कम कंसंट्रेशन में। अब ये लेट 23 लीन3 से स्पेसिफिकली बहुत कम कंसंट्रेशन में बाइंड होकर ये सेकेंडरी फेट को अचीव करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। और इस जो भी ये इनिबिशन की प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इनिबिशन। लेटरल इनिबिशन मतलब अपने आइट साइड की सेल्स को ये चीज़ को इनिबिट करना कि तुम मेरा फेट को अचीव मत करो। दिस लेटरल सेल डू नॉट इंस्ट्रक्ट द पेरिफेरल वल्वा प्रिकर्सर सेल डू एनीथिंग सो दे बिकम हाइपोडर्मस। और जहाँ पर सिग्नल्स नहीं मिलते वो हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। सारी सिग्नलिंग आपको बताई कि एंकर सेल लीन3 का अमाउंट बनाते हैं। लीन3 जो होती है वल्वा प्रिकर्सर सेल P6 के ऊपर प्रेजेंट, लेट 23 के ऊपर बाइंड। अब लेट 23 होता है लीन1 को एक्टिवेट, लीन31 करता है दो फेट्स को अचीव करता है। तब क्या है, पहला कि जो कि वल्वा से प्रिकर्सर सेल सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल बना रहा है, और सेकेंड जो होता है MIR61 को एक्टिवेट करा रहा है, जो कि जो लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल है उसमें लेट के अमाउंट को इनिबिट कर सके, जिससे लेट 23 कम अमाउंट में बने। अब लेट 23 कम अमाउंट में बनेगा तो लीन3 से कम अमाउंट में जाकर बाइंड करेगा और फिर सेकेंडरी फेट्स को अचीव करेगा। और जहाँ पर लीन3 का अमाउंट मिलता ही नहीं है, ये देखो ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म किया है, ठीक है। और जहाँ पर लीन3 का अमाउंट नहीं, वहाँ पर हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन। अब अगर कभी हम एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये सारी सेल जो होती है ये हाइपोडर्मिस सेल का फॉर्मेशन करेंगी। हाइपोडर्मिस क्यों, क्योंकि ये जो जहाँ पर लीन3 का अमाउंट नहीं मिलेगा अगर एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया हाइपोडर्मिस का। अगर हम सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाकी लेटरल और टर्सरी फेट वाली सेल्स को ऐसे ही अचीव रखते हैं, तो क्या होता है, जो टर्सरी फेट की सेल है ये सेंट्रल फेट में आकर सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करती है ना। तो ये हमारे पास म्यूटेशन केसेस है। अगर कभी एग्जाम्स में केसेस आते हैं तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जो दो सेल गोनाड सेल जो दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है वो दो सेल में कौन कौन सी होती है, Z4 A और एक होती है Z1 P सेल। P सेल जो होती है हमारे पास पोस्टीरियर सेल होती है, A सेल जो होती है हमारे पास इंटीरियर सेल होती है, इंटीरियर सेल, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सेल। अब जहाँ Z4 और Z1 सेल जो होती है, दिस इज वाइल्ड टाइप C एलिगेन हर्माफ्रोडाइट्स। मैंने अभी बताया था हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो वहाँ उस ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। एंड टू एडजेसेंट सेल
Z1 PPP cell and Z4 AA cell have the potential to become the anchor cell and then interact in the manner thus cause one cell become the anchor cell will the other become the uterine precursor cell. अब ये भी एक दूसरे को क्या करती है, इंडक्टिव और कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट को खुद अचीव करती है। और ये क्या करती है, एक सेल दूसरी सेल को इंडक्टिव सिग्नल्स देंगी और दूसरी सेल जो होती है इस इंडक्टिव सिग्नल्स को एक्सेप्ट करके कॉम्पिटेंस शो करती है और उसके फेट्स को अचीव करती है। तो एक सेल क्या करती है, यहाँ पर यूटेराइन सेल बनाती है और जो दूसरी सेल होती है ये एंकर सेल बनाती है, एंकर सेल बनाती है। अब ये दोनों के बीच में सिग्नलिंग कैसे होती है, तो ये दोनों के बीच में सिग्नलिंग ऐसी होती है, जो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल होती है इसके ऊपर लीन 12 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब लीन 12 जो होता है रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और जो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल होती है उसके ऊपर लेग 2 का लिगेंड्स प्रेजेंट होता है और ये एक दूसरे को लिगेंड और रिसेप्टर मेथड से अपने फेट्स को अचीव करती है। जो लेग 2 होता है, ये लेग 2 अगर कभी लीन 12 का अमाउंट या लीन 12 को इनहिबिट कर दिया जाता है तो बोथ सेल जो होती है, ये दोनों सेल जो होती है यूटेराइन प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। लेग 2 जो होता है ये लेग 2 एंकर सेल बनाता है, सॉरी एंकर सेल बनाता है और अगर लीन 2 जो होता है यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनाता है ना। अगर हम लीन 12 को अगर इनहिबिट कर देते हैं तो दोनों सेल हमारे पास एंकर सेल बन जाएंगे। अगर हम लेग 2 को इनहिबिट कर देते हैं तो दोनों सेल हमारे पास यूटेराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्म करेंगे। तो अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर समझा देता हूँ क्या होता है। जो 2 फेट्स गोनाड से मिलकर बने हैं, कौन सी सेल, यूटेराइन प्रिकर्सर सेल और ये दूसरी जो होती है हमारे पास एंकर प्रिकर्सर सेल। अब यूटेराइन प्रिकर्सर सेल्स पे किसका, लीन 12 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये लेग 2 सिग्नल्स होता है ना। लेग 2 किसके ओर सिग्नल होता है, एंकर सेल के ऊपर, एंकर प्रिकर्सर सेल के ऊपर। और यही एंकर सेल हमारे पास वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करा रही है। अगर लेग 2 का अमाउंट ज़्यादा है तो ये लेग 2 अमाउंट जाकर बाइंड करता है लीन 12 पे और लीन 12 का अमाउंट बढ़ाता है। लीन 12 का अमाउंट बढ़ने पर ये सेल जो होती है यूटेराइन प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करती है और लेग 2 सेल जो होती है ये एंकर सेल का फॉर्मेशन करती है। अगर हम लेग 2 को इनहिबिट कर दे तो बोथ सेल जो होती है हमारे पास ये यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनाएंगे। अगर हम लीन 12 को इनहिबिट कर दे तो दोनों सेल में लेग 2 का फॉर्मेशन होगा और लेग 2 सेल जो होती है एंकर सेल, दोनों सेल एंकर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लीन 12, बोथ सेल बिकम एंकर सेल, मैंने भी बताया। लीन 12 का अगर कभी हमारे पास म्यूटेशन होता है दोनों सेल हमारे पास एंकर सेल फॉर्मेशन है ना। अब लीन 12 कौन बना रहा था, यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। जब हमारे पास यूटेराइन प्रिकर्सर सेल जीन ही इनिबेट हो जाएगा तो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्म ही नहीं होंगी। अब यूटेराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्म नहीं होगी तो हमारे पास कौन फॉर्म होगी, दोनों सेल एंकर सेल बनाएंगे। वेयर द गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन बोथ सेल बिकम यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। अगर कभी लीन 12 का अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो वहाँ पर दोनों सेल यूटेराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्म करेगी। लीन 12 जीन नीड टू unfunction the unfunction the designed to become the uterine precursor cell, and this presumptive anchor cell does not need it. During the particular time in the larval development, the cell that by chance secreting leg 2 cause the neighboring production of the differentiation signal, increasing the production of लीन 12। मैंने अभी आपको बताया कि लेग 2 का अमाउंट अगर बढ़ता है तो ये इंडक्टिव सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। सिग्नल किसके लिए, एंकर सेल के लिए है ना, एंकर सेल के लिए लेग 2 का अमाउंट जो होता है एंकर सेल बनाता है। तो एंकर सेल जो होती है ये लेग 2 का सिक्रेशन करके यूटेराइन प्रिकर्सर सेल को इंडक्टिव सिग्नल्स प्रोवाइड करती है और इंडक्टिव सिग्नल्स प्रोवाइड होने पर जो एंकर सेल है ये सिग्नल्स प्रोवाइड करती है और यूटेराइन प्रिकर्सर सेल इस सिग्नल्स को कॉम्पिटेंस करती है और ये यूटेराइन प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तब ये एक प्रकार के उनके जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं इंडक्टिव और कॉम्पिटेंस सिग्नल्स के थ्रू। तो आपको ये सब गोनाडल प्रोसेस का भी समझ, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग करती है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल ये उसके आइट साइड्स की सेल्स को, तब सेकेंडरी सेल ये लेटरल सेल
लेटरल सेल जो होती है उसके फेट्स को इनिबिट कर रही है। तो ये कैसे इनिबिट कर रही है? नोज डेल्टा सिग्नलिंग से। नोज डेल्टा सिग्नलिंग से ये भी इनिबिट कर रही है। और जो वल्वा प्रिकर्सर सेल है हमारे पास, कौन सा सेल? एंकर सेल और यूटेराइन सेल, ये भी अपने एक दूसरे के फेट को अचीव करने के लिए नोज डेल्टा सिग्नलिंग को परफॉर्म करते हैं। अब नोज डेल्टा सिग्नलिंग क्या होती है? ये क्लीवेज फैक्टर होता है, तो हम बोलते हैं प्रोटीएज। अब ये प्रोटीएज क्या करता है? दो टाइप्स के प्रोटीएज होते हैं जिसको बोलते हैं हम अल्फा प्रोटीएज और गामा प्रोटीएज। ये टू टाइप के प्रोटीएज एक्ट करते हैं। इस अल्फा प्रोटीएज में कौन कौन से आते हैं? एडम 10 इस प्रोटीएज का नाम है। और गामा प्रोटीएज में कौन कौन आते हैं? प्रेसेनिलिन, निकेस्ट्रीन, है ना। ये दो गामा प्रोटीएज होते हैं जो कि किसी भी एंकर सेल को उसके ऊपर से और एक नीचे से क्लीव करने के काम करते हैं। अब जैसे ही, और एक होता है बीटा प्रोटीएज। अब बीटा प्रोटीएज अगर एक्टिव हो जाता है तो ये बीटा एमाइलोड का फॉर्मेशन करता है। तो बीटा एमाइलोड्स क्या होते हैं ये मैं आपको मतलब आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। पर अगर कभी मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूँ इसकी वाली, तो बीटा एमाइलोड्स मतलब ये होते हैं कि जो अल्फा फॉर्म होता है हमारे पास, अल्फा हेलिकल फॉर्म होता है, ये अल्फा हेलिकल फॉर्म जो बीटा शीटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बीटा शीट जो होती है ये एग्रीगेट होती है, सारे प्रोटीन्स की बीटा शीट एग्रीगेट होकर एक दूसरे की तरफ, और ये जो होती है लाइसोसोम, सेल के लाइसोसोम में इकट्ठा होकर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब सेल को डिस्ट्रॉय करने पर उसका फेट जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा टारगेटिंग होती है हमारे पास नोज डेल्टा सिग्नलिंग। अब ये जो भी लीन 12 लेक 2 का जो मैंने आपको बताया वो यही है कि यहाँ पर एंकर सेल जो होती है, एंकर सेल के पास में क्या होता है? एंकर सेल के पास में हमारे लेक 2 का, है ना, लिगेंड और रिसेप्टर लीन 12 का रिसेप्टर किसके पास होता है हमारे पास? सेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर सेल, है ना। और जैसे ही हमारे पास एक दूसरे के इंडक्शन और कॉम्पिटेंस का परफॉर्मेंस होता है, वैसे ही उनके फेट्स का अचीवमेंट होता है ना। अब ये सिग्नलिंग कैसे होती है? सिग्नलिंग में क्या होता है? आरटी की सिग्नलिंग मैंने अभी आपको बताया था। आरटी की सिग्नलिंग कैसे होती है? ये रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है। जो इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर। साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो होता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने के बाद में ये SH2 और SH3 डोमेन जो होता है किसका? ग्रेप 2 का। ग्रेप प्रोटीन यहाँ पर होता है, जी प्रोटीन इसको बोलते हैं हम, जी प्रोटीन, जो कि सिग्नल्स को मूवमेंट कराता है। मतलब फॉस्फोराइलेशन जो होता है, फॉस्फोराइलेशन को मोबाइल कराता है, मतलब एक से दूसरी जगहों पर जाकर एक्टिवेशन सिग्नल्स को एक्टिव करता है ना। तो अब हम देखेंगे जैसे कि जैसे ही हमारे पास जी प्रोटीन जाकर बाइंड करता है, जी प्रोटीन जो किसके ऊपर बाइंड करता है? रास प्रोटीन के ऊपर। रास प्रोटीन जो होता है राफ को एक्टिवेट करता है। राफ जो होता है अर्क को एक्टिवेट करता है, नहीं, राफ मैक मैक ER के अर्क, EL के, और ये EL के प्रोटीन जो होता है न्यूक्लियस में जाता है और ये जीन के प्रमोटर पे जाकर एक्टिवेट होता है और प्रमोटर को प्रमोट करता है उस जीन को प्रोडक्शन के लिए, है ना, और उसके प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे सी लिगेंड में लीन 3 जो होता है हमारे पास लिगेंड की तरह वर्क करता है। अगर हम बात करें रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर हमारे पास लेट 23 का होता है जो कि किस पर प्रेजेंट होता है? वल्वा प्रिकर्सर सेल पर, है ना। लीन 3 कहाँ से आता है लिगेंड? हमारे पास एंकर सेल से, है। और ये जो होता है SH2 और SH3 डोमेन जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, किसमें प्रेजेंट है? वल्वा प्रिकर्सर सेल में, जो कि क्या है? सेम 5 और लेट 60 जो है जी प्रोटीन लेट 60, और जाकर किसको एक्टिवेट कर रहा है? लेट 31 को, है ना, लेट 31 को एक्टिवेट कर रहा है। लेट 31 जो होती है ये वल्वा सेल का डिफरेंशिएशन कराती है। अगर हम बात करें कि इसके जी प्रोटीन की मतलब GTPase एक्टिविटी कौन करेगा, तो ये हमारे पास करता है गेप 1 प्रोटीन, है ना। अब अगर हम पार प्रोटीन की बात करें कि पार प्रोटीन क्या होता है, तो जैसे ही हमारे पास ये एग होता है, एग के जो आउटर साइटोप्लाज्म होता है, ये जो डार्क साइटोप्लाज्म दिख रहा है,
में पार्ट 3 का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है। और इस आउटर साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। और यही कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म क्या होता करता है कि जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है तो ये 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन कराता है। और जैसे ही ये कॉर्टिकल रोटेशन होता है, ये हमारे पास जो एग है, एग के आउटर पार्ट में यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। अब यही कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म क्या करता है, जैसे ही हमारे पास स्पर्म की एंट्री होती है एनिमल पोल से होती है, ये ज़रूर याद रखना। और वेजिटल पोल जो होता है, वेजिटल पोल क्लीवेज पोल होता है, जहाँ पर क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे ही हमारे पास स्पर्म एंट्री लेता है तो यहाँ एक जो होता है 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन। कॉर्टिकल रोटेशन मीन्स क्या होता है, जो आउटर जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है ये रोटेट करता है और ये स्पर्म के साथ में आकर डोर्सल साइड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। और डोर्सल साइड पर क्या करता है, ये एक प्रकार की सेल्स का प्रोडक्शन करता है जिसको डोर्सल सेल बोलते हैं, या फिर हम इसको एक प्रकार की भाषा में बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट क्रिसेंट सेल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे क्रिसेंट सेल। और यही आगे जाकर जो होता है इम्ब्रियो को या अपने एक को वेंट्रल और डोर्सल पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो है क्लीवेज का पार्ट है। अब जैसे ही क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट जो होता है ये रेंडमली होता है, रेंडम अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट। यहाँ पर जब स्पर्म्स हमारे पास इसका एक में फर्टिलाइज नहीं किया है, और जैसे ही हमारे पास एग में फर्टिलाइज करता है स्पर्म, तो ये पार्थ और जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है उसमें पार्थ 3 का अमाउंट ज़्यादा होता है, मैंने अभी आपको। तो जैसे ही हमारे पास एग में स्पर्म एंट्री करता है तो एग के नहीं ये जो स्पर्म्स में साइक 4 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और साइक 4 जो होता है ये पार्ट 2 के अमाउंट को एक्टिवेट कराता है। पार्ट 2 क्या करता है, साइक्लोस्केलेटन प्रोटीन जो होता है हमारे पास, एक्टिन प्रोटीन होते हैं, उनको एक्टिवेशन कराता है, उनका प्रोलीफरेशन कराता है, प्रोलीफरेशन कराता है। अब ये इनका प्रोलीफरेशन होने के बाद में क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एक्टिन प्रोसेस से आगे बढ़ता है पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन करने के बाद में ये जो होता है इस एग के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज हो जाता है। अब एग के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज होने पर क्या करता है ये, अब एक से जैसे ही न्यूक्लियस से जाकर ये फ्यूज हुआ, तो ये न्यूक्लियस से फ्यूज होने पर एक के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। अब एक के न्यूक्लियस से फ्यूज होने पर जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट, ये जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद में मैंने बताया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है, और एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में जीन का भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो एंटीरियर पार्ट में पार्ट 3 और मैक्स 5 प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, पार्ट 2 प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पार्ट जहाँ से हमारे पास स्पर्म ने एंट्री ली थी, और इसी पोल को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल। और जो ए बी सेल का पोल होगा, अगर हम इसको आगे बोलेंगे, पास होगा वेजिटल पोल, वेजिटल पोल, ए बी और P1 सेल। अब हम बात करें मॉडल फॉर स्पेसिफिक, अगर हम एम एस सेल का कैसा फॉर्मेशन होता है, एम एस सेल और ई सेल कैसे है हमारे पास, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एम एस सेल ई सेल फॉर्म कैसे प्रोसेस। तो जो क्या होता है, ई एम एस सेल होती है, ई एम एस सेल में एस के एन जाकर ई एम एस सेल के अंदर MED1 2 या फिर इसको हम गाटा 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कराता है। इसमें गाटा 4 ट्रांसक्रिप्शन और एम एस सेल को ई एम एस सेल को एम एस सेल में डिवाइड कराता है ना। एम एस सेल के अंदर डिवाइड होने पर क्या होता है, MED1 2 प्रोटीन, MED1 2 जीन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं एम एस सेल में TBX35 जीन को एक्टिवेट कराते हैं। अब TBX35 जीन जो होते हैं ये 2 प्रोटीन्स में एक्टिवेट होते हैं, 5A और HLH1। HLH1 जो होते हैं मसल सेल्स का फॉर्मेशन कराते हैं, और 5 जो होता है ये फेरिंग्स का फॉर्मेशन कराते हैं। तब MS का फेट है, MS सेल बनाती है। तो कि मतलब ये MS सेल ये P1 सेल से सिग्नल्स को लेकर MS सेल और E सेल का फॉर्मेशन कराती है। तो MS सेल हमारे पास कैसे फॉर्म हो रही है, EMS सेल के अंदर सिग्नलिंग से
कि SKN1 जीन आकर P1 सेल से हमारे पास SKN1 को एक्टिवेट करा रहा है। अब SKN1 जीन होता है EMS सेल के मेड 1-2 जीन या गाटा 4 जीन को एक्टिवेट करा रहा है MS सेल में। और MS सेल के अंदर जैसे ही ये जीन एक्टिवेट होते हैं तो ये TBX35 प्रोटीन को एक्टिवेट कराते हैं। अब TBX35 प्रोटीन जो होता है ये फेरिंग्स के जीन को और मसल्स के जीन को एक्टिवेट कराता है MS सेल ना। अब ई सेल का फेट क्या करता है, ई सेल का फेट जो POP1 जीन होता है ये ई सेल के फेट को इनहिबिट कराता है। अब ई सेल के फेट को इनहिबिट करा रहा है तो जनरली क्या होता है, P1 सेल जो होती है, P1 सेल ये POP1 जी के जीन को इनहिबिट करती है और ई सेल के फेट को एक्टिवेट कराती है। जब हमारे पास P1 सेल और MS सेल एक दूसरे से सिग्नलिंग प्रोसेस करते हैं तो ये कौन सी सिग्नलिंग कराते हैं हमारे पास, विंट फ्रिजल सिग्नलिंग कराते हैं। विंट फ्रिजल सिग्नलिंग क्या करता है, यहाँ पर MOM2 जो होता है विंट प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है और फ्रिजल रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, EMS सेल पर, है ना। तो EMS सेल पर हमारे पास MOM5 प्रेजेंट होता है। विंट और फ्रिजल रिसेप्टर की सिग्नलिंग होती है, उस टाइप की सिग्नलिंग हमारे पास P1 सेल और EMS सेल के अंदर होती है। अब EMS सेल जो P1 सेल होता है MOM2 प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है और इस पर EMS सेल पर प्रेजेंट होता है MOM5 रिसेप्टर। ये MOM5 रिसेप्टर जो से क्या करता है, ये POP1 जीन की एक्सप्रेशन को इनहिबिट कराता है और ई सेल के फेट को अचीव कराता है, मतलब ई सेल का फॉर्मेशन करा रहा है ना। अगर हम बात करें POP1 जीन तो MS सेल जो होती है, MS सेल POP1 जीन को एक्टिवेट करा रही है और ये POP1 जीन जो होता है ई सेल के फेट को इनहिबिट करा रहा है। तो ये सीधी सी बात आपको समझ में आई होगी। सीधी सी बात इतना ध्यान में रखना कि POP1 जीन जो होता है ये ई सेल के फेट को इनहिबिट करा रहा है और POP1 जीन को कौन इनहिबिट करा रहा है, POP1 जीन करा रहा है P1 सेल के फेट, इससे MOM2 और MOM5 रिसेप्टर से। और ये सिग्नलिंग किसके एनालॉगस होती है, विंट सिग्नलिंग के एनालॉगस होती है, विंट सिग्नलिंग के। फिर अगर हम बात करें पाल1 जीन क्या है, पाल1 जीन जो होता है P1 सेल के फेट को अचीव कराने के लिए जीन होता है। अब पाल1 जीन को इनहिबिट कौन करता है, SKN1 जीन भी इनहिबिट कराता है और POP1 जीन भी इसको पाल1 जीन को इनहिबिट करते हैं, है ना। पर पाल1 जीन अगर एक्टिवेट होता है तो ये P1 सेल के फेट को एक्टिवेट करा देता है। P1 सेल कौन सी होती है, सी फेट और एक्टोडर्म में डिफरेंशिएट होती है। पाल1 जीन किस लिए होता है, P1 सेल के फेट के लिए। क्या होता है, P1 सेल फेट के लिए, है ना। SKN1 किसके लिए होता है, MS सेल के फेट के लिए। POP1 जीन किसके लिए होता है, ई सेल के फेट को इनहिबिट करने के लिए। और P1 प्रोटीन इसको जाकर इनहिबिट कर देती है और ई सेल के फेट को एक्टिवेट करा देती है ना। और ये सारे जीन जो होते हैं ये मैटरनल जीन है और ये जितने भी आगे के जीन है ये जाइगोटिक जीन है, याद रखना, क्योंकि जाइगोट के अंदर ही एक्टिवेट होते हैं। अगर हम, मैंने आपको बताया था P1 सेल जो होती है ABP सेल को डिफ्रेंशिएट कराती है। तब ABP सेल का जो फेट होता है हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन, उस फेट के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट कराती है। अगर P1 सेल इनहिबिट करा दे तो ABP सेल जो होती है ABA सेल में ABA सेल के फेट फॉर्मेशन करती है। तब क्या होता है, ABA सेल और ABP सेल दो सेल बनती है, किससे बनती है, ये AB सेल से बनती है। AB सेल कौन सी है हमारे पास, फाउंडर सेल, मैंने जो आपको बताया था। फाउंडर सेल बोले तो कौन सी, एंटीरियर सेल, है ना। अब ये एंटीरियर सेल जो होती है ABA और ABP सेल फॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया था P सेल जो होती है ये स्टेम सेल होती है और ये एक प्रकार की इंडक्टिव सेल होती है। मैंने आगे स्टार्टिंग में ही आपको ये सब चीज़ें सारी क्लियर कराई थी कि जो P सेल होती है ये स्टेम सेल है और ये एक प्रकार की इंडक्टिव सेल भी है। ये सिग्नल्स को देंगी, ये सेल को, AB सेल को, तब एंटीरियर सेल को सिग्नल देंगी फाउंडर सेल को और ये सिग्नल्स को कॉम्पिटेंस कराएगा हमारे पास AB सेल और उसके फेट को अचीव करेगा। अगर हम P सेल को इनहिबिट करा रहे हैं तो AB सेल जो होते हैं उसके फेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी। वैसे ही कि P1 सेल जो होती है AB सेल को सिग्नल्स देती है। P1 सेल AB सेल को कौन सा सिग्नल, APX प्रोटीन का सिग्नल देंगी जो कि एक प्रकार का लिगेंड है ना, APX प्रोटीन। और जाकर किस पर बाइंड होता है, ABP सेल में GLP सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, GLP रिसेप्टर।
अब GLP रिसेप्टर से अगर APX बाइंड होता है और ये जो है ABA सेल और ABP सेल के फेट्स में अचीव कराता है। ABA सेल और ABP सेल दो सेल बनती है। अगर हमारे पास P2 सेल इनिबिट कर दिया जाए तो ABP सेल जो होती है AB सेल के फेट में डिफ्रेंशिएट होंगी, मतलब ABP सेल नहीं बनेंगे, दोनों सेल हमारे पास ABA और ABA बनेंगी, है ना। ABP सेल जो होती है ये सेल नहीं बनेंगी। और वैसे ही अगर हम बात करें ABP सेल की बात करी, अगर हम बात करें P2 सेल जो होती है EMS के फेट को भी अचीव कराती है। जो मैंने आपको अभी पीछे सिग्नलिंग में बताया कि P2 सेल जो होती है MOM2 प्रोटीन, जो कि विंट प्रोटीन के एनालोगस है, MOM2 प्रोटीन को सीक्रेट कराता है। और जो EMS सेल है, EMS सेल के अंदर MOM5 रिसेप्टर होता है। MOM5 रिसेप्टर होता है। MOM5 रिसेप्टर जो होता है ये एक्टिवेट होकर POP1 जीन को इनिबिट करा देता है। POP1 जीन जैसे ही इनिबिट करता है उसके कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करा देता है, तो हमारे पास ई सेल का फेट मतलब एपिडर्मिस सेल जो होती है फॉर्म होने लगती है और MS सेल इनिबिट हो जाती है। MS सेल इनिबिट हो जाती है, समझ गए। तो ई सेल का फेट भी ज़रूरी है और MS सेल का फेट भी ज़रूरी है। MS सेल के लिए SKN1 जीन ज़रूरी है, जो कि पीछे सिग्नलिंग में मैंने ना। और अगर हम बात करें पालवन जीन की, तो पालवन जीन जो है P1 सेल के फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। P1 सेल का ये सेल कैसे जनरेट होती है, तो SKN1 जीन जो कि किसको MS सेल का फेट को अचीव करा रहा था, और MEX3 जीन, MEX3 जीन जो हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, जर्म लाइन सेल स्टेम सेल जो होती है हमारे पास, मतलब P1 सेल हमारे पास स्टेम सेल होती है जो कि जर्म लाइन सेल का फॉर्मेशन। अब स्टेम सेल क्या होती है, खुद का भी फेट को बनाती है और ये एक सेकेंडरी फेट भी बनाती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का जन्म देने वाली सेल, मतलब जर्म लाइन सेल। और जर्म लाइन सेल में क्या होता है, डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन होता है। कौन कौन से जीन का एक्सप्रेशन होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है, जर्म लाइन सेल का डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि PIE प्रोटीन जो होता है ये दोनों प्रोटीन SKN1 और PAL1 जीन को इनिबिट कराती है कि अभी तुम इनिबिट हो, अभी मैं जर्म लाइन सेल फॉर्मेशन करूँगी। तो पोस्टीरियर सेल जो होती है हमारे पास, तो हम बोल रहे हैं स्टेम सेल, मैंने स्टार्टिंग से इसका नाम था। और ABA सेल को हमने क्या बोला था, फाउंडर सेल। और ये हमारे पास एंटीरियर सेल थी और ये पोस्टीरियर सेल है। अब एंटीरियर सेल जो होती है PAR36 के प्रोटीन को एक्टिवेट कराती है। अब PAR36 कहाँ पे मिला था हमको, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में ना। PAR36 जाकर MEX56 को एक्टिवेट कराता है और MEX56 जो होते हैं PIE जीन, जो कि जर्म लाइन सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, कि भाई ये कॉम्पिटेंस बनाता है उस सेल को स्टेम सेल बनाने के, कि भाई तुम स्टेम सेल बनो। स्टेम सेल एक प्रकार का जन्मदाता सेल है, जो खुद के भी सेल्स को बनाएंगी और उसके आगे जो भी एक प्रकार की स्टेम सेल हमारे पास क्या होती है, स्टेम सेल एक प्रकार की मल्टी पोटेंट सेल होती है। अब ये मल्टी पोटेंट सेल क्या होती है, मल्टी पोटेंट सेल ये खुद के फेट्स को ही बनाती है और ये डिफरेंट फेट्स को बनाती है। डिफरेंट फेट्स मतलब डिफरेंट जो सेल होती है उनके फेट्स को ही बनाती है। अब पोस्टीरियर सेल जो होती है हमारे पास स्टेम सेल थी, तो उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट था। सेंट्रोसोम क्या करता है, PAR36 जीन को इनिबिट कराता है, जो कि एक्टिवेट करा रहा था MEX56 जीन को, और ये इनिबिट कर रहा था PI जीन को। तो PAR36 जैसे ही हमारे पास एक्टिवेट हो रहे हैं, PAR36 जैसे हमारे पास इनिबिट हो रहे हैं, तो PAR2 और 1 जीन एक्टिवेट हो रहे हैं। और PAR2 1 जीन जो होता है ये इनिबिट करते हैं MEX56 जीन को और एक्टिवेट कराते हैं PIE जीन को। PIE जीन जैसे ही हमारे पास एक्टिवेट होते हैं, तो ये सेल जो होती है हमारे पास जर्म सेल का फॉर्मेशन करती है। जर्म सेल का फॉर्मेशन करने के कारण ही ये एक प्रकार की इंडक्टिव सेल बन पाती है। ये सिग्नल्स दे पाती है सामने वाली सेल को कि लो भाई तुम कॉम्पिटेंस बनो मेरे सिग्नल्स के लिए, और अपने ही फेट को अचीव करो, डिफरेंट फेट को अचीव मत करो। और जब तुम्हारा फेट प्रॉपरली अचीव हो जाएगा तो तुम वल्वा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, है ना। अब अगर कभी हम एक प्रकार का जनरल समरी देखें, तो गोनाड सेल जो थी हमारे पास, गोनाड सेल ने 2 सेल्स को फॉर्मेशन करा। कौन कौन सी, यूटेराइन को हम Z1 PP सेल बोल रहे थे, और एक बन रही थी हमारे पास एंकर सेल जिसको हम बोल रहे थे Z4AAA सेल। अब ये एक दूसरे के फेट को कैसे अचीव कर रही थी, एक्टिवेट कर रही थी एक दूसरे के फेट को, कि जो एंकर सेल थी ये लेक 2 प्रोटीन को एक्टिवेट करा, लेक 2 प्रोटीन का सिक्रेशन करा रही थी,
और इसके पास जो होता है यूटेरिन प्रिकर्सर सेल के पास लीन 12 प्रोटीन था। ये ऐसे ही एक दूसरे के फेट को अचीव कर लेती थी। जैसे ही हमारे पास एंकर सेल फॉर्मेशन हो रही थी तो एंकर सेल जो होती है लीन 3 का एक्टिवेशन कर रही थी, और लीन 3 जिसको किस पर बाइंड कर रहा था, वल्वा प्रिकर्सर सेल को। वल्वा प्रिकर्सर सेल लीन 3 के प्रोटीन को लेट 23 रिसेप्टर पर बाइंड करा रहा था, और लेट 60 को एक्टिवेट करा रहा था। लेट 60 क्या था, GQ प्रोटीन था जो सिग्नल्स को आगे प्रोसीड करा रहा था। और ये किसको एक्टिवेट कर रहा था, लेट 31 को। लेट 31 वल्वा प्रिकर्सर सेल मतलब सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन करा रही थी। अब यही सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल क्या कर रही थी कि mRNA 61 को एक्टिवेट करा रही थी। तो mRNA 61 क्या कर रहा था, जो लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल थी उसके लेट 23 जो रिसेप्टर था उसको डिग्रेड करा रही थी, जिससे कि वो लीन 3 के कम से कम अमाउंट को एक्सेप्ट कर पाए। कम से कम अमाउंट को एक्सेप्ट करेगी तो ये सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन। और जहाँ पर लीन 3 का अमाउंट मिल ही नहीं रहा था वहाँ पर हाइपोडर्मल सेल बन रही थी, है ना, हाइपोडर्मल सेल बन रही। और यही हमारे पास AB सेल और P1 सेल जो कि 2 फेट्स में डिवाइड हो रही थी जाइगोट के बाद, यही डिफरेंट फेट्स में डिवाइड होगी और ये सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है P1 सेल। P1 सेल हमारे पास एक प्रकार की स्टेम सेल थी, और AB सेल हमारे पास क्या थी, एक प्रकार का फाउंडर सेल थी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कॉम्पिटेंस सेल थी। और यही कॉम्पिटेंस सेल P1 सेल के फेट को अचीव करके P1 सेल के सिग्नल्स को कॉम्पिटेंस कर रही थी, और AB सेल के फेट को अचीव करा रही थी। और डिफरेंट फेट्स बन रहे थे, है ना। कौन कौन से फेट्स बन रहे थे हमारे पास, MS सेल के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था, SKN1 जीन, है ना। और E सेल के लिए हमारे पास कौन सा था, P1 सेल जो थी MOM2 और MOM5 को एक्टिवेट करा के EMS सेल, सॉरी MOM2 और MOM बोल रहा हूँ, P1 सेल जो थी, P1 सेल ओपन जीन को इनिबिट कराकर ई सेल के फेट को एक्टिवेट करा रही थी, है ना। और जो दूसरी सी सेल थी हमारे पास क्या था, और ABA सेल के ABA और ABP सेल के फॉर्मेशन के लिए P2 सेल जो होती है ये सिग्नल्स दे रही थी। कौन सा सिग्नल्स दे रही थी हमारे पास, एपिक्स और GPI रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर रही थी, एपिक्स सिग्नल्स P2 सेल से, है ना। और ये MOM2 और MOM5 सिग्नल्स को मतलब सिग्नल्स रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहे थे। तो ऐसे ही, और PAL1 जीन जो था ये किसके लिए था, P1 सेल के फेट के लिए था, है ना। SKN1 जीन MS सेल के लिए, P1 जो था E सेल के फेट के लिए था, क्योंकि पोपन जीन इसको इनिबिट कर रहा था। तो पोपन जीन को P1 सेल इनिबिट करा रही थी, है ना। P2 सेल किसके लिए था, ABA और ABP जीन के लिए, ABP सेल के लिए था, है ना। जो कि सिग्नलिंग कैसे हो रही थी हमारे पास, APX और GPI रिसेप्टर से। PAL1 जीन किसके लिए था, P1 सेल के फेट के लिए, और PIE जीन किसके लिए था, जर्म लाइन सेल फॉर्मेशन की। तभी क्या था, पोस्टीरियर सेल जो थी हमारे पास P1 सेल को मतलब इसको हम बोल रहे थे स्टेम सेल, इसको बना रही थी, जर्म सेल बना रही थी, है। तो यहीं पे हमारे पास सेंटर वल्वा फॉर्मेशन का लेक्चर खत्म हुआ।